हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावन निसफील्ड। तो सावन निसफील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ग्रामर का बैच शुरू कर रहा हूँ। एसएससी के और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, उसका मैं बैच शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ये फ्री है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले जो ग्रामर का जो टर्म्स है बेसिक, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो इन सभी को मैंने कराना शुरू किया। और पहले मैंने नाउन कराया, फिर मैंने प्रोनाउन कराया, फिर मैंने एडजेक्टिव कराया, फिर मैंने एडवर्ब कराया, एक सीक्वेंस में कराया। और अब मैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों इस लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर के बाद, मतलब आज इस लेक्चर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो जितना बेसिक टर्म्स है ग्रामर का वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, जिसका हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेसिक टर्म्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं आज, और कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर उम्मीद है कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करूं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने कहीं भी इंग्लिश पढ़ा होगा, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप किसी भी एक चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ के देखो। मैं पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए शुरू कर दे रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे मुझे तक कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर एलआईसी वगैरह हो, या फिर यूपीएससी हो, एनडीए वगैरह जिसमें आता है, सीडीएस हो, तो उसमें जो है एसएससी के चाहे एसएससी के ही सारे एग्जाम हो, एसएससी में सीपीओ आ गया, एसएससी सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, एमटीएस आ गया, स्टेनोग्राफर आ गया, फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट आ गया, जीडी आ गया। तो एसएससी के अलावा और भी जितने एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं इसे डिटेल में कराऊंगा। तो अभी आज हम लोग इस लेक्चर में जो जितना सारा ग्रामर का जो टर्म्स है बेसिक वो ख़त्म करने वाले हैं, और कल से हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर है ना, ये बेसिक ग्रामर टर्म्स का जो लास्ट है, मतलब आज के बाद बेसिक ग्रामर के टर्म्स को आपको नहीं बताया जाएगा, वो आप ख़त्म हो गया, ठीक है। इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, इस लेक्चर तक। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है क्या? तो ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। इट इज़ अ रिलेटिंग वर्ड यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स या फ्रेजेस। तो प्रीपोजिशन होता क्या चीज़ है कि रिलेटिंग वर्ड होता है जिसका काम क्या है, संबंध बताना दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच, टू वर्ड्स या फिर फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह, शब्द समूह, जहाँ एक से ज़्यादा शब्द आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे अंडर द टेबल, ऑन द बुक। तो क्या है, एक से ज़्यादा शब्द क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस की खासियत ये है कि इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। मतलब कोई भी वर्ड आपस में जुड़े जो एक मीनिंग दे, वही क्या है आपका फ्रेजेस है। मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड। तो प्रीपोजिशन करता क्या है कि रिलेशन बताने का काम करता है, ये रिलेशन स्थापित करता है। ये है कैसे, एक तरह का रिलेटिंग वर्ड है। तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए कि आखिर कैसे ये एक रिलेटिंग वर्ड है। तो फ्रेंड, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, TABLE, तो बुक एक अलग तरह का नाउन है और टेबल जो है एक अलग तरह का नाउन है। बुक एक अलग तरह का नाउन है, टेबल एक अलग तरह का नाउन है। आप मुझे बताओ, बुक टेबल जब बोलते हो तो क्या इन दोनों वर्ड्स में किसी भी तरह का कोई रिलेशन है? आप कहोगे नहीं, बुक टेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर ओन जोड़ दूँ तो यहाँ आप क्या हो गया, तो बुक ऑन द टेबल, तो कहना सही होगा अब बुक ऑन द टेबल। अब देखो अब कि जब हमने ओन नहीं जोड़ा था, जब हमने ओन यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो बुक में और टेबल में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है जी। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ओन ऐड कर दिया तो बुक का संबंध किससे हो गया, कि टेबल से, कि बुक जो है वो कहाँ है, टेबल पे। इसका मतलब जो ओन वर्ड है वो क्या किया, इन दो शब्दों को, बुक को और टेबल को क्या किया, आपस में रिलेट कर दिया। और क्या किया, बुक का संबंध टेबल से बता दिया कि बुक जो है वो कहाँ पे है, टेबल पे है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसी तरीके से मैं और भी कुछ वर्ड्स अगर लूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अगर आपको, जैसे मैं अगर कहूँ कि सिट माई डेस्क, सिट माई डेस्क। अब आप मुझे यहाँ बताओ कि सिट क्या है, एक वर्ब, अब माई डेस्क क्या है, एक नाउन।
तो क्या सिट माई डेस्क में कोई रिलेशन है? नहीं है। मतलब ये शब्द क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं है। सिट माई डेस्क नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 88, तो अब क्या हो गया कि 8 के जरिए ये सीट का संबंध माई डेस्क से हो गया। मतलब अब 8 के आने से क्या होगा कि सीट जो है माई डेस्क के साथ रिलेट कर रहा है, या सीट का संबंध किससे हो गया? माई डेस्क के साथ हो गया कि बैठो कहाँ पे? मेरा डेस्क पे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है वर्क। यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे लिखते हैं वर्क, और यहाँ लिखते हैं माई ऑफिस, वर्क माई ऑफिस। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्क माई ऑफिस, तो वर्क एक वर्ब है और माई ऑफिस एक नॉन है। ऑफिस जो है एक नॉन है। क्या इस शब्द का संबंध इस शब्द से है? तो नहीं, वर्क माई ऑफिस संबंध हो ही नहीं रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बुक का संबंध टेबल से नहीं था, बुक टेबल, कोई संबंध नहीं था बुक का टेबल से। ठीक उसी तरीके से क्या वर्क का संबंध माई ऑफिस से है? वर्क माई ऑफिस कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या? इन। जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इन, तो वर्क इन माई ऑफिस, तो अब क्या हो गया कि वर्क का संबंध माई ऑफिस से हो गया कि काम करो कहाँ पे? मेरा ऑफिस में। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब जब यहाँ पे हमने ऑन किया तो इस शब्द का संबंध इससे हो गया, मतलब बुक का संबंध टेबल से हो गया। जब यहाँ पे हमने 8 ऐड कर दिया तो ये जो शब्द है सीट, उसका संबंध किससे हो गया? तो डेस्क शब्द से। ठीक इसी तरह यहाँ पे जब हमने इन वर्ड ऐड किया तो उस तरफ उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्क जो शब्द है उसका संबंध किससे हो गया? ऑफिस से। तो इसका मतलब जो ऑन 8 इन कर क्या रहा है कि इस शब्द का संबंध इससे बता रहा है, इस शब्द का संबंध इससे बता रहा है, इस शब्द का संबंध इससे बता रहा है। मतलब शब्द ये क्या कर रहा है? एक तरह से ये रिलेट करने का काम कर रहा है, और रिलेट करने के बाद क्या हो रहा है? ये इसका संबंध इससे बता रहा है। इसका मतलब कि जो भी शब्द क्या करे कि रिलेशन बताने का काम करे, रिलेट करने का काम करे, उसी को कहते हैं क्या? प्रीपोजिशन। इसका मतलब यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे 8 क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होता है ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है, जिसका काम होता है कि दो शब्द या दो शब्द समूहों के बीच क्या करना? रिलेशन को स्थापित करना, रिलेशन एस्टैब्लिश्ड करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके समझाया कि कैसे ऑन प्रीपोजिशन है, 8 प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन है, और ये कैसे एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ रिलेट कर रहा है। सीट को माई डेस्क के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, वर्क को माई ऑफिस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। अब हमारे पास जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, हमारे पास जो प्रीपोजिशन होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो केवल एक शब्द के बने होते हैं, जैसे अमंग, बिटवीन। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं, ऐसे कुछ क्या बहुत ज़्यादा, जो एक से अधिक शब्द के बने होते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, जैसे बिटवीन, जैसे बिटवीन नहीं, बिटवीन तो एक शब्द का बना हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू। तो ये क्या है? एक से ज़्यादा शब्द के बने होते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो शब्द होते हैं ना, वो एक जो प्रीपोजिशन होते हैं वो एक शब्द के भी बने हो सकते हैं, या फिर एक शब्द से ज़्यादा के भी बने हो सकते हैं। एक शब्द के बने होते हैं मतलब अमंग, बिटवीन, ठीक है, और एक शब्द से ज़्यादा बने होते हैं मतलब अब अकॉर्डिंग टू देख लो आप, एक शब्द से ज़्यादा है। फिर आप इन स्पाइट ऑफ देख लो, तो एक शब्द से क्या है? ये सब ज़्यादा है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताने का काम करता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है क्या? ये रिलेटिंग वर्ड हमने देख लिया अभी। अब जो ये रिलेशन बताता है ना, तो ये रिलेशन कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है रिलेशन ऑफ डेस्टिनेशन हो सकता है आपका रिलेशन ऑफ पोजीशन हो। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ द बुक ऑन द टेबल,
तो ये रिलेशन बता रहा है किसका, बुक का टेबल से। और ये किस तरीके का रिलेशन बता रहा है, तो पोजीशन बता रहा है एक तरह से कि बुक कहाँ पे भैया, तो टेबल पे है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑन जो प्रीपोजिशन है ये रिलेशन ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं आप लिखूं यहाँ पर कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू जो है ये क्या कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है कि गोइंग टू स्कूल, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, टू वर्ड के यहाँ आने से यहाँ क्या हुआ, गो का संबंध किससे हुआ, स्कूल से। तो ये टू वर्ड क्या किया, इन दोनों शब्द का आपस में क्या किया, रिलेट कर दिया। तो इस क्यों, क्योंकि ये क्या है, खुद प्रीपोजिशन है। अब क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और ये कहीं ना कहीं रिलेशन बताने का काम कर रहा है, तो किस तरह का रिलेशन को शो कर रहा है, तो रिलेशन ऑफ डेस्टिनेशन। कैसे कि जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर एक तरह से रिलेशन ऑफ डेस्टिनेशन को शो कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा कि आखिर रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये कैसे जो प्रीपोजिशन है इसका मतलब क्या होता है। तो ये रिलेशन बताता है, तो किस किस तरह का रिलेशन बताता है, और भी तरह का रिलेशन बता सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया, ये बहुत तरह का रिलेशन शो करता है। तो अब अगर मैं ध्यान दूँ प्रीपोजिशन के वर्ड पे, तो प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब जिसका जो प्रयोग हो पहले हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम सेंटेंस में कहाँ कर सकते हैं, पहले ही कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप शुरुआत में भी कर सकते हो, आप मिडिल में भी कर सकते हो और आप आखिरी में भी कर सकते हो। कैसे, पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन है, मतलब किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में हम कहाँ कर सकते हैं। तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी करने का मतलब है तीन जगह, चाहे तो सेंटेंस के शुरुआत में, चाहे तो सेंटेंस के एंड में, या सेंटेंस के बीच में, मिडिल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर प्रीपोजिशन की अगर बात किया जाए तो प्रीपोजिशन जो है किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कहीं पे हो सकता है मतलब तीन जगह पे, चाहे तो सेंटेंस के शुरुआत में हो जाए, या सेंटेंस के आखिर में हो जाए, एंड में, या फिर सेंटेंस के बीचों बीच में हो जाए, मिडिल में हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो प्रीपोजिशन है उसको सेंटेंस में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, तो बाय होम वाज द रामायण रिटन, मतलब किसके द्वारा रामायण लिखा गया। तो बाय क्या कर रहा है, इस रामायण जो लिखना है उससे संबंध आ रहा है कि आखिर ठीक है रामायण लिखा, लेकिन किसने लिखा। तो बाय क्या कर एक तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बाय है प्रीपोजिशन, तो ये कहाँ पे है, तो सेंटेंस के शुरुआत में है, बिगिनिंग में है। अगर इसी सेंटेंस को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हु वाज द रामायण रिटन बाय, रामायण किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे जो बाय जो है प्रीपोजिशन, ये कहाँ है, तो सेंटेंस के आखिर में है, लास्ट में है। और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बीच में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। जैसे यू आर अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, तो यहाँ पे जो ऑफ है ये क्या है, प्रीपोजिशन। क्यों कि ये क्या कर रहा है कि जो रिलेशन उसको स्टैब्लिश कर रहा है कि अपना कंडक्ट को लेकर के, अपना बिहेवियर को लेकर के आप क्या हो, शर्मिंदा हो। ठीक है, तो ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है तो ये कहाँ है, तो सेंटेंस के मिडिल में है। तो इसका मतलब किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम सेंटेंस में चाहे तो शुरुआत में कर लें, चाहे तो एंड में कर लें, या फिर मिडिल में कर लें। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से ऐसा किया जाता है। तो मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। जैसे लिव इन हो गया, राइट पेन से लिखते हैं तो राइट विथ अ पेन, रहते हैं घर में तो लिव इन, तो उससे हमारे एग्जाम में काफ़ी एरर आते हैं। बट ये मतलब ये बेसिक क्लास है, इसमें मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए मुझे ये उचित नहीं लगता है यहाँ पे वो चीज़ बताने का। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में इतना ही। आपने प्रीपोजिशन समझ लिया कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है, किस तरह से ये संबंध बताने का काम करता है। फिर आपने प्रीपोजिशन का जो है पोजीशन को समझा कि आखिर सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है।
तो इतना ही मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको ग्रामर जो पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशन कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसका ये 1% भी नहीं है। मतलब मैंने इसमें बताया क्या, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताया और इसका पोजीशन को बताया और कुछ नहीं बताया। तो इतना ही ज़रूरी है। अभी डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ। जब चैप्टर इसका शुरू होगा प्रीपोजिशन का, तो आपको वहाँ पर हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आपको वहाँ पर जवाब मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कहते हो तो आप गलत है, अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होगा। आपको सभी चीज़ का आंसर मिलेगा आपको। तो ओवर का इस्तेमाल कैसे होता है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशन में। ये बस मैंने आपको डेफिनेशन बताया। तो प्रीपोजिशन हमारा जो ये ख़त्म हो चुका है बेसिक, और अब हम शुरू करने वाले हैं कंजंक्शन। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीपोजिशन का जो बेसिक है वो लगभग ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया, लगभग क्या ख़त्म हो गया। और अब हम शुरू करते हैं कंजंक्शन के बेसिक। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितना मैंने कंजंक्शन में जो प्रीपोजिशन में कराया वो बस एक बेसिक था। आपको बस एक आइडिया लेना था कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या चीज़ है। तो उसी तरीके से मैं आपको कंजंक्शन बताने जा रहा हूँ। तो कंजंक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इसका डेफिनेशन और ये कैसे काम करता है, बस वही। क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में बताने लगा तो फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर से इसी चीज़ को मुझे चैप्टर बताना होगा, तब एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता अभी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीपोजिशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। जो बेसिक टर्म था प्रीपोजिशन, उसका मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन होता क्या है, तो ये कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है ये? कनेक्टिंग वर्ड। मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था कि एक रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। बट जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है? कनेक्टिंग वर्ड है। ये क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करना मतलब जोड़ने का काम करता है। अब ये किसको किसको जोड़ सकता है? तो हो सकता है ये दो लेटर को जोड़ दे, जैसे एक्स एंड वाई। तो दो लेटर है एक्स और वाई, हो सकता है इन दोनों को जोड़ दे। ऐसा भी हो सकता है कि दो शब्द को जोड़ दे, किसी भी दो शब्द को जोड़ दे, जैसे सीमा है और ये है सोनम। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको हो सकता है कंजंक्शन जोड़ दे। तो एंड के जरिए, तो यहाँ पे हमने एंड के जरिए क्या किया? ये दो अलग अलग शब्दों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कंजंक्शन जो क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स होता है। तो ये क्या किया? दो लेटर्स को आपस में क्या किया? जोड़ लिया। कंजंक्शन के जरिए हमने दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। ऐसा भी होता है कि कंजंक्शन के जरिए हम दो अलग अलग सेंटेंस को भी आपस में जोड़ सकते हैं। कैसे? तो आप देखें कि मैंगोज आर ग्रीन, मैंगोज आर ग्रीन। फिर है एप्पल्स आर रेड, एप्पल्स आर रेड। मैंगोज ग्रीन होते हैं और एप्पल्स क्या होते हैं? लाल होते हैं। जो कच्चे मैंगो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो पके हुए जो एप्पल होते हैं क्या होते हैं? रेड होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर मैं इस फुल स्टॉप को हटा दूं और यहाँ पर मैं जोड़ दूं बट, तो फिर हमने क्या देखा? बट। तो फिर हमने क्या देखा कि बट के जरिए ये दो जो अलग अलग जो सेंटेंस थे, मैंगोज एंड आर ग्रीन, एप्पल्स आर रेड, इसको हमने क्या किया कि बट के जरिए कनेक्ट कर दिया। अब ये एक सेंटेंस हो गया। पहले क्या थे? दो सेंटेंस था। पहले टू सेंटेंसेस था पहले कि मैंगोज आर ग्रीन पहला सेंटेंस, एप्पल्स आर रेड दूसरा सेंटेंस। बट हमने क्या किया कि बट के जरिए इन दोनों सेंटेंस को एक कर दिया, जोड़ दिया। मतलब अब ये सिंगल सेंटेंस हो गया है, मैंगोज आर ग्रीन बट एप्पल्स आर रेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा अभी कि जो कंजंक्शन होता है ये क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। किसको किसको जोड़ सकता है? तो हो सकता है कि दो लेटर्स को जोड़ दे, हो सकता है दो वर्ड्स को जोड़ दे, हो सकता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे। तो कंजंक्शन में भी मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही देखो, क्योंकि ज़्यादा बताना फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। फिर चैप्टर में एक्चुअली मैं चैप्टर में आपको समझाने ही वाला हूँ कि आखिर होता क्या है कंजंक्शन।
उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं कंजंक्शन में बेसिक। आपको आइडिया मिल गया होगा कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है। तो अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मैं जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं पहले आपको पढ़ाऊँगा, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर भी है। और इसको पढ़ाने के बाद जो एसएससी में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, फिर एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ हो, फिर स्टेनोग्राफर वगैरह हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो, मतलब एसएससी के तमाम एग्ज़ाम में आज तक जो जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कम से कम प्रीवियस 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, इन सभी को मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब पहले आपको ग्रामर का रूल्स पढ़ाया जाएगा कि ग्रामर का रूल्स क्या है, किस तरह से हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट जो एग्ज़ाम का आया वो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये बेसिक कंप्लीट हुआ है, ये कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। चैप्टर तो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ कल से, जो कि हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन मैं एक लेक्चर में डालूँ वर्ड पे भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या ऐसे भी अगर आप ऐसे भी डेली लाइफ में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जितना मैटर इंग्लिश ग्रामर करता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम में एरर आते हैं, जिसके बेसिस पे वो एरर को डिटेक्ट कर पाते एग्ज़ाम में, उसके लिए उतना ही ज़रूरी है कि वो वोकैब पे भी कमांड करें। क्योंकि वोकैबलरी अगर आप छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे से। क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि जितना ग्रामर का इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है लगभग उतना नहीं बट उससे कुछ ही कम जो है वोकैब का भी इम्पोर्टेंस है। वोकैब काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, वोकैब को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अगर डेली लाइफ में सीखना चाहते हो इंग्लिश, तो आपके लिए वोकैब तो होना ही चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वोकैब आता ही है। वोकैब में हमारा सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गए, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गए, फिर इडियम फ्रेजेस, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो मेरी कोशिश ये है, मेरा कोशिश कि मैं नेक्स्ट टाइम से ग्रामर पढ़ाऊँ और साथ साथ वोकैब भी कराऊँ। तो अब तक मैं जो पढ़ा रहा था वो ग्रामर, तो उसमें से जो हमारा लेक्चर था 20 मिनट का, 30 मिनट का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो लेक्चर आएगा वो लगभग कम से कम 45 मिनट्स का होगा। तो 45 मिनट का कम से कम एक लेक्चर होगा, क्योंकि आधा घंटा में, हाफ एन आवर में मतलब हो नहीं पाएगा, मतलब उतना भी कम सही नहीं है पढ़ाना। तो कम से कम 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, ये भी हो सकता है कि 1 घंटा भी कर दूँ, तो उतना चलेगा, डेली चलेगा क्लास। थोड़ा बीच में मैं कुछ डिस्टर्ब हुआ था, तो कुछ मुझे काम पड़ गया था, इसलिए मुझे कुछ क्लास जो है बहुत दिन गैप हो गया है। ये जो वीडियो आया है करीब शायद 3-4 दिन बाद आ रहा है, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हर दिन मैं वीडियो डालूँ और आप मुझसे जुड़े रहें। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपने कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ा हो पहले से, या आप किसी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चीज़ सीखने वाले हैं इंग्लिश को लेकर के, कि आप आज तक जो पढ़ते आए हैं वो सही नहीं है। आप आज तक कहते आए होंगे कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, बट अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत है, ये आपको मालूम ही नहीं होगा। आप कहते आए होंगे कि आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आई लव यू टू कहना गलत है ग्रामर के हिसाब से। आप कहते हो, आप बहुत बड़ा धोखेबाजी करते हो जिसके भी साथ, चाहे गर्ल बॉय के साथ, चाहे तो बॉय गर्ल के साथ, क्योंकि उसमें उसका बहुत गलत मतलब निकलता है उसका। तो देखेंगे, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो ग्रामर पढ़ें, बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी आपके डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर पे एकदम फोकस करें और ग्रामर के साथ वोकैब को भी एकदम आप अच्छा करें। ये चैनल जितने जल्दी ग्रो करेगा ना, ये चैनल मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं उतना जल्दी आपके लिए बहुत सारा चीज़ लेकर के आने वाला हूँ। अभी मेरा जो प्लान है वो ग्रामर का है, वोकैब का है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का है। अगर देखते हैं कुछ दिन बाद कोशिश करके
कि अगर हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है द हिंदू वगैरह, उसको भी मैं पढ़ाना शुरू करूँ, उससे भी मैं वोकैब आपको बताना शुरू करूँ। तो आगे का प्लानिंग बहुत बड़ा है, ये बस एक शुरुआत है। अभी ये मैं बहुत पहले करना चाहता था बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। मैंने एसएससी सीपीओ क्वालिफाई करने के बाद लगा कि नहीं, मुझे अब क्लास देना चाहिए। तो लेट तो बहुत हुआ है मुझसे, बट कोई दिक्कत नहीं, लेट हुआ है तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को जितना जल्दी हो सके आप शेयर करें, आप इसको मेरे वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल में, ताकि उसको ही मिल सके फ़ायदा, सिर्फ खुद ही फ़ायदा नहीं उठाएं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे लगता है, जो पैसों की वजह से किसी बड़े जगह से कोचिंग नहीं ले सकते हैं, या फिर उनका कॉन्सेप्ट इंग्लिश में अगर जो सक्षम है तो उनका वैसा इंग्लिश में अच्छा नहीं है उसका पकड़, तो आप टेंशन ना लें, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैच एसएससी के लिए नहीं है। अभी जो मैंने शुरुआत किया है वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए, एसएससी के तमाम एग्जाम के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा ये आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। काम देंगे, 100% काम देंगे, बट ग्रामर रूल में पढ़ाऊँगा वो सब एग्जाम के लिए होगा। ग्रामर रूल जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, जो मैं पढ़ाऊँगा वो हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम उसी से रहने हैं। लेकिन मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो एसएससी का। और जब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने कहा कि एनडीए आपका हो गया, यूपीएससी लेता है इंग्लिश में भी, आईएएस में भी इंग्लिश पूछा जाता है, या फिर बैंकिंग वगैरह में, तो उसको भी देखेंगे। उसका जो क्वेश्चन जो है मैं उसको अलग से कराऊंगा, वो बाद में होगा। फिलहाल अभी एसएससी के लिए आपको पढ़ा करके एसएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और बेसिक टर्म्स जो मैंने बताया है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो बेसिक क्लास में आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर करना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, इसी चीज़ को जब मैं पूरा डिटेल, जैसे मैंने आपको नॉन पढ़ा दिया, तो नॉन चैप्टर में बेसिक मैंने कराया है, तो संभव नहीं मेरे लिए कि आपके दिमाग में हो सकता है कि बहुत सारा क्वेरी हो नॉन चैप्टर से लेकर के। मैंने आपको एडवर्ब बेसिक बता दिया, तो हो सकता है कि मैंने तो बेसिक ही बताया है, बट हो सकता है कि आपके दिमाग में कि अच्छा यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एडवर्ब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपको आपके अंदर डाउट हो। तो बेसिक क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको डिटेल जानकारी दिया ही नहीं है। लेकिन जब चैप्टर शुरू होगा, जब मैं एडवर्ब चैप्टर में जाऊँगा, जब मैं प्रोनाउन में जाऊँगा, जब मैं नाउन में जाऊँगा, तब आप मुझे कमेंट करके जहाँ कहीं भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें कन्फ्यूजन होने की। और अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप क्वेश्चन डालें वहाँ पर अपना क्वेरी कि नहीं मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम से आपको पता नहीं चलेगा, नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा, नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे एरर आने हैं। आप जो इंग्लिश बोलते हैं दिन भर में आप उसमें 50 मिस्टेक करते होंगे, 100 मिस्टेक करते होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका सारा मिस्टेक दूर होने वाला है। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब कोई एक अकेला चैप्टर नहीं, पूरा ग्रामर का ये निचोड़ है। सब्जेक्ट वर्ब में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामर के जितने सारे चैप्टर, लगभग इन सभी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। जैसे भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, जैसे आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, तो वैसे ही इसको आप देख लेना। ध्यान रहे कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्रेस जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें, और उसको जरूर प्रेस करें आप, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच जाए, और ग्रामर से आप दूर ना भागें। मेरा दावा है कि आप 2 से 4 महीने पढ़ के देखें, आपको अपने आप में इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।